गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हिस्ट्री क्लास आज 12 बजे से है, सिर्फ आज ही। बाकी 11 बजे से ही होती है क्लास, ठीक है। और कल जो है वो क्लास मिस हो गई थी, तो हम लोग बात करेंगे खिलाफत आंदोलन, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग 150 घंटे में कंप्लीट यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस करा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सुबह जो कि 11 बजे से 12 बजे के बीच में आपको मॉडर्न हिस्ट्री चलती है। इवन इवन आप ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्लासेस आपकी या आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस आपकी यहाँ पे होंगी, ठीक है, कला और संस्कृति। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो है आगे मुद्दे पे हम लोग देखेंगे। कल हमने जो बातें करी हुई थी, मतलब इससे पहली क्लास में हमने बातें करी थी चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और गांधी जी का अभ्युदय या उनका दक्षिण अफ्रीका में सफर कैसा रहा, ठीक है। तो इन मुद्दों पे हमने बातें करी हुई थी। आज हम लोग उससे पहले थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे खिलाफत आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है वो कैसे तैयार हुई थी, क्या ऐसे कारण रहे थे जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन होता है। और इसके बाद में हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन की, जो कि खिलाफत आंदोलन के साथ में आप कह सकते हैं कि आधार पर तय होता है या उसी के साथ में चलता है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आज खिलाफत आंदोलन की। और हमारा जो क्लास शेड्यूल है भाई एक बार देख लो कि 9 से 10 बजे के बीच में पॉलिटी है जो कि चल चुकी है क्लास। और हिस्ट्री पर आर्ट एंड कल्चर ये आज 12 बजे से होगी, आज 10-11 बजे से नहीं है ये, आज ये 12 बजे से है। और ज्योग्राफी क्लास 3 से 4 होगी। इन्वायरमेंट की कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे, 4 से 6 बजे के बीच में। और इकोनॉमिक क्लास भी नहीं हो पाई इसी वजह से, ठीक है। तो आज सारी क्लासेस होंगी, ध्यान रखेंगे, ओके। तो हम लोग चलते हैं फटाफट, तमाम सारे मुद्दों हमने बात कर ली हुई है। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो है, इस पे हमने बात कर ली हुई थी, ठीक है, रॉलेट एक्ट की हमने बात कर ली हुई थी। और इसके बाद में आप देखेंगे इसका कारण क्या था और क्या अधिकार दिए गए थे, इससे हमने बातें कर ली हुई थी, ठीक है। गांधी जी द्वारा विरोध इसका किया जा रहा था, प्रोटेस्ट बाई गांधी जी। और इनके हमने सफर तय कर लिया था भाई कि इनका दक्षिण अफ्रीका का सफर कैसा रहा हुआ था, इसकी बातें हमने की हुई थी, ओके। ये बातें हमने कर ली हुई थी। चंपारण सत्याग्रह की हमने बात करी हुई थी, जैसा कि हमने बता दिया हुआ था। और मेन पॉइंट, ठीक है, सत्याग्रह और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की भी हमने बातें कर ली हुई थी, ठीक है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, कहाँ से ये जन्म लेता है और कहाँ पे खत्म होता है जाके, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रीलिम्स जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई ये कैसे स्टार्ट हुआ था और इसकी क्या पृष्ठभूमि रही होती। तो हमने यहाँ से देखो एक खास बात ध्यान रखना कि ये ऐसा मुद्दा था जो कि गांधी जी को एक आधार तैयार कर देता है आगे आंदोलन के लिए, ठीक है। वो आके कैसे आंदोलन करेंगे, एक तरह से यहाँ से उनको आधार मिल जाता है, ठीक है। तो कई बार यूपीएससी पूछा भी क्या इसका प्रयोग किया था उन्होंने असहयोग आंदोलन में। हाँ भाई, इसका प्रयोग किया हुआ था। खिलाफत आंदोलन का प्रयोग जो है वो असहयोग आंदोलन में किया गया हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने बखूबी इसका प्रयोग किया हुआ था। इवन वो तमाम सारी बातें भी यहाँ पे बोलते हैं, इवन तमाम सारी बातें भी वो बोलते हैं। हाँ, हालांकि खिलाफत का मुद्दा बहुत आप कह सकते हैं बाद में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहता है। इसके बाद में भी आप देखेंगे कि गांधी जी इसका प्रयोग करते हैं अपने असहयोग आंदोलन में, ठीक है। देख लो भाई कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो तुर्की का सुल्तान जो है वो विश्व के मुसलमानों का खलीफा अर्थात धार्मिक नेता समझा जाता था। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तुर्की जो है वो जर्मनी का साथ देते हुए इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा, ठीक है। यहीं से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है कि आप देखेंगे गांधी जी इसका किस तरह से प्रयोग करते हैं कि पहला वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तुर्की ने क्या किया, जर्मनी का साथ दिया और वो इंग्लैंड के खिलाफ लड़ा, ठीक है। इसके बाद में आप चलेंगे सूत्रपात कैसे होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच होने वाली स्टीवर्स की संधि जो कि 10 अगस्त 1919 को हुई थी, इससे क्या हुआ, इससे तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार जो है छिन गए थे और एक तरह से तुर्की राज्य जो है वो छिन्न भिन्न हो गया हुआ था, ठीक है। जितने भी अधिकार थे
जैसे ही देखा अंग्रेजों ने कि वो तुर्की जो है वो जर्मनी के साथ में लड़ रहा है, हमारे खिलाफ लड़ रहा है, तो क्या किया गया, 10 अगस्त 1919 को जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सीवर्स की संधि की गई और सुल्तान के जो भी अधिकार थे सारे छीन लिए गए और आगे देखेंगे सुल्तान को जो है कुस्तुन दुनिया में नजरबंद कर दिया गया, कुस्तुन दुनिया में नजरबंद कर दिया गया और संसार भर के मुस्लिम जो है वो तुर्की को अपना खलीफा धर्म गुरु मानते थे। मुद्दा यहीं पे फंसता है जाके, अगर वो तुर्की के खलीफा को जितने भी मुसलमान हैं संसार के वो अगर खलीफा नहीं मान रहे होते, धर्म गुरु मान नहीं रहे होते, तो ये मुद्दा जो है आगे नहीं बढ़ता और गांधी जी ने इसका बखूबी प्रयोग किया हुआ, हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में न्याय उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया है उसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, ठीक है। तो इसके एवज में जो कि आप देखेंगे कि तमाम सारे यहाँ पे सीवर्स संधि के तहत उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उसके अधिकार छिन गए थे और इसके बाद में कहा गया था ब्रिटिश सरकार से कि भाई तुर्की साथ में जो संधियां की गई है उसमें कुछ न्यायोचित व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। ऐसा वो दबाव डाल रहे थे कि भाई ठीक है आपने उसकी शक्तियां छीन ली, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसको खलीफा तो बनाए रखिए, तो खलीफा तो बनाए रखिए, उसको नजरबंद तो मत करिए। तो इसी आधार पर आप कहेंगे कि इसी आधार पर भारतीय मुस्लिमों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना, राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का सूत्रपात किया था। कौन सा आंदोलन था वो खिलाफत आंदोलन था, ठीक है। बात समझ में आ गई, किसके खिलाफ था ये, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, ठीक है। इतना ही इसमें था और इसी के आगे आप देखेंगे तमाम सारे मुद्दों पर यहाँ पे बहस स्टार्ट हो जाती है और ऐसे मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझकर गांधी जी ने मुसलमानों के साथ सहानुभूति व्यक्त कर दी। अभी तक आपने देखा था 1857 की क्रांति में वहां पे हिंदू मुस्लिम कैसे थे, एकजुट थे। वो पहला ऐसा आप चांस कह सकते हैं कि उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम एकता बड़े पैमाने पर थी और वहां पर जो अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति और सांप्रदायिकता की नीति का कोई भी असर नहीं पड़ा हुआ था, ठीक है। लेकिन एक बड़े अरसे के बाद में गांधी जी ने सोचा, ये एक बहुत बड़े अरसे के बाद में एक मौका मिला हुआ है कि हिंदू और मुस्लिम की एकता का ये उपयुक्त समय है, तो इसका प्रयोग किया जाए, ठीक है। और देखा कि गांधी जी ने क्या किया हुआ, मुस्लिमों को साथ में सहानुभूति व्यक्त कर दी, ठीक है। अब एक बहुत बड़े नेता, एक मजे नेता जो है, अगर वो ऐसा साथ दे रहे हैं, सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से मुद्दा चल रहा है। विरोध स्वरूप आप देखेंगे कि 1919 और 1920 में अली बंधु, यही इनके सूत्रपात कहे जाते हैं। अली बंधु और अबुल कलाम आजाद जो है, मौलाना आजाद आप कह सकते हैं, अबुल कलाम आजाद है, वही यहाँ पे लीड करते हैं, इसका सूत्रपात करते हैं। तो अली बंधु नाम याद रखना, मौलाना अली और शौकत अली जो कि अली बंधुओं के नाम से फेमस थे। मौलाना आजाद जिनको हम लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद बोलते हैं, और हसरत मोहानी तथा हकीम अजमल खान के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है और खिलाफत आंदोलन जो है ये छेड़ा गया है, ठीक है। खिलाफत आंदोलन छेड़ा गया यहाँ से, कहां से छेड़ा जा रहा है, 1919 में आप ये कह सकते हैं कि मार्च 1919 में, ऐसे आप डेट भी, मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है और यहीं से आंदोलन छेड़ दिया जाता है। और इनकी 3 मांगे रहती हैं मुख्यतः। 3 मांगे वो कौन कौन सी हैं? पहली कहती कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अर्थात मतलब खलीफा का नियंत्रण रहे। पहली बात वो जो दबाव बना रहे थे एक तरह से व्यवहारिक दबाव जो बना रहे थे ब्रिटिश सरकार पे, उनमें पहली बात क्या थी कि मुसलमानों के पवित्र स्थानों पर तुर्की के सुल्तान अर्थात खलीफा का नियंत्रण रहे, जो कि ये नहीं रखा गया था, उसको नजरबंद कर दिया गया था, तुर्की खलीफा को नजरबंद कर दिया गया था। दूसरा इसमें मुद्दा वो लाते हैं, कहते हैं कि खलीफा के अधीन इतना भूभाग रहे कि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। दूसरा मुद्दा है कि इतना उसके पास भूभाग दे दीजिए जिससे वो इस्लाम की रक्षा कर सके, इबादत कर सके, ठीक है। और तीसरा मुद्दा था कि जारीजात उल अरब, जिसमें तमाम सारे यहाँ पे देखेंगे क्षेत्र शामिल है, वो कौन कौन से हैं? अरब है, सीरिया है, इराक है और फिलिस्तीन है। तो ये जारीजात अल अरब
पर मुसलमानों की समृद्धता बनी रहे, ये 3 मुद्दों पर खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था और ब्रिटिश सरकार पर एक व्यवहारिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इन्हीं 3 मुद्दों पर आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन बड़े पैमाने पर वो विकसित हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 मांगे हैं, ध्यान रखना 3 मांगों कौन कौन सी हैं, हो सकता है आपसे पीटी में 1 2 3 करके पूछे। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है देख लीजिए। भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन आरंभ किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली इस आंदोलन के प्रभावशाली नेता थे, आप ये कह सकते हैं कि मुख्य नेता थे ये। ठीक है, उसमें अबुल कलाम आजाद भी मुख्य नेताओं में से एक थे। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का स्वर्ण अवसर समझा, अतः गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया और 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया। ध्यान रखना कि अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को अध्यक्ष नहीं चुना गया था, उसको लीड नहीं कर रहे थे। ध्यान रखना किसके लिए था ये, खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था, आंदोलन नहीं है। कई बार यूपीएससी आपसे पूछ सकता है खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष, नहीं भाई, यहाँ पे खिलाफत सम्मेलन जो हुआ है उसके गांधी जी अध्यक्ष हैं। ठीक है, 24 नवंबर 1919 को इसके जो है गांधी जी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो खिलाफत सम्मेलन है ये, इसके अध्यक्ष चुने गए और गांधी जी ने परामर्श दिया कि यदि अंग्रेज तुर्की की समस्या का उचित हल ना निकालें तो असहयोग एवं बहिष्कार की नीति अपनाई जाएगी। और असहयोग एवं बहिष्कार की नीति आप देखेंगे कि काफी दिन से चली आ रही है। ठीक है, काफी दिन से चली आ रही है। आपने देखा था 1905 की हम बात करें, जब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, तब भी नाम से विदित है, जैसा कि बहिष्कार की बात करें तो वहां से ये चल रहा है। ठीक है, वहां से ही चल रहा है ये। तो यहां पे उन्होंने गांधी जी ने कहा कि अगर आपने तुर्की की समस्या का उचित हल नहीं निकाला अंग्रेजों, तो हम क्या करेंगे, असहयोग एवं बहिष्कार आंदोलन जैसी नीति अपनाई जाएगी और इसके बाद में मुश्किल होने वाली है। ठीक है, आगे देखें, तिब्रेस की संधि इस बात का सबूत है यहाँ पे कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है और इससे नेताओं में बहुत ही रोष फैल गया। तो जो सिवर्स की संधि की गई थी, जिसको सिब्रेस की संधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसका सबूत थी कि भाई तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है। अब जो है जैसे ही ये पता चला कि नहीं, ये जो ये संधि की गई थी उससे तुर्की का पूरा फ्यूचर डिसाइड हो गया था कि अब तुर्की की दशा और दिशा कैसी होने वाली है, जैसे ही नेताओं को पता चला उनमें रोष दौड़ गया, उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया और गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध अहिंसक अर्थात असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दे डाली। यहां पे अब कहा गया खिलाफत कमेटी से कि अब समय आ गया है कि असहयोग आंदोलन या कोई अहिंसक आंदोलन छेड़ा जाए। ठीक है, तो गांधी जी ऐसी सलाह दे डालते हैं और डेट याद रखना 9 जून 1920 को इलाहाबाद में, कहां पे, इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इस आंदोलन का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ पे इन आंदोलन का नेतृत्व जो है ये गांधी जी को दायित्व ऐसा सौंपा गया और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के शब्दों में कि खिलाफत पंजाब की भूलों और पर्याप्त सुधारों की त्रिवेणी से असंतोष का पानी किनारे के ऊपर बह चला है और उसके संगम ने राष्ट्रीय असंतोष की धारा को एक नवीन रूप से व्यापक एवं गतिशील बना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह के स्टेटमेंट देखो प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं, कि भाई ये किसने बोला हुआ है, और खास ध्यान रखना कि ऐसे स्टेटमेंट मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो इसका पहलू समझ लेना, इसका मतलब समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि वो जो त्रिवेणी संगम बता रहे हैं, वो किसका किसका है। देखिए, एक तो खिलाफत का आ गया, फिर पंजाब की भूलो जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, और अपर्याप्त सुधार जो कि आपने देखे हुए थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में अपर्याप्त सुधार यहाँ पे विदित होते थे, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं त्रिवेणी संगम का एक रूप धारण कर रहे हैं। 3 चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको कौन कहता है, पट्टाभी सीतारमैया जो है यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं इस तरह का, और इस तरह के स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी पूछता है, ध्यान रखना मेंस में और पीटी में भी कभी कभी पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आंदोलन किसके हाथ में चला गया है, जो दायित्व सौंपा गया है वो गांधी जी के हाथ में चला गया है।
अब गांधी जी इसमें क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन तो या क्या है अधर में चला जाएगा और वो असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अल हसन और अब्दुल बारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली आदि तुर्की के समर्थन में थे। ठीक है, और अली बंधुओं जैसे कि आप जानते हैं मोहम्मद अली और शौकत अली ने अपने पत्र कॉमरेड में तुर्की एवं इस्लामी की परंपराओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी की हिस्सेदारी थी। ठीक है, जब गांधी जी ने इसमें हिस्सेदारी की तो काफी ज्यादा आंदोलन कैसा है, जोर पकड़ने लगा हुआ था। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन, ध्यान रखना लाला लाजपत राय जो है वो कभी भी वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं बने हुए, कभी भी कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ध्यान रखना, ये कई बार स्टेट पीसीएस वालों ध्यान रखना, क्या है विशेष अधिवेशन, कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में। ठीक है, कहां पे, कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया हुआ था। ये तमाम सारे मुद्दे हैं, आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, जब कहा जा सकता है कि बाल गंगाधर तिलक जी भी ऐसे ही कुछ सोचते हैं, तिलक जी भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। और यहाँ पे आप देखना कि तिलक जी की जो है शायद अगस्त में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लाला जी को क्या है तैयार किया जाता है, इसके लिए लाला जी को गांधी जी तैयार करते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है भाई, हम बाल गंगाधर तिलक के ही नक्शे कदम पे चलेंगे, आप असहयोग आंदोलन शुरू करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि वो क्या करते हैं। हालांकि जो महाराष्ट्र के, क्योंकि महाराष्ट्र पुणे में उनका गृह राज्य था बाल गंगाधर तिलक का, वहां पे असहयोग आंदोलन बहुत ज्यादा प्रसार नहीं कर पाता है। आगे हम बात करेंगे इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे लाला जी क्या करते हैं, विशेष अधिवेशन में ये तमाम सारी कार्रवाइयों की बात करते हैं, जिसको सीधी कार्रवाई की बात यहाँ पे सीधी कार्रवाई जैसे अवधारणा व्यक्त की जाती है, जिसमें क्या है विधान परिषदों का बहिष्कार किया जाएगा, असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ करने का निर्णय लिए जाएंगे। तो एक तरह से बिल्कुल सीधी कार्रवाई है। इससे पहले आप देखेंगे गांधी जी जब नहीं थे कांग्रेस में तो सीधी कार्रवाई जैसी अवधारणाएं विद्यमान नहीं थी भी तो वो बड़े स्तर पर नहीं थी और ऐसा कोई सोच भी नहीं रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे सीधी कार्रवाई की अब बात कर रही है कांग्रेस। ये कब की बात है, सितंबर 1920 की। खिलाफत आंदोलन का पतन कैसे होता है एक बार देख लो। असहयोग का 4 चरणों वाला एक कार्यक्रम घोषित किया गया और जिसमें उपाधियों, सिविल सेवाओं, सेना और पुलिस का बहिष्कार और अंततः करों का ना देना शामिल था। गांधी जी ने कांग्रेस को भी खिलाफत और अन्य मुद्दों पर असहयोग आंदोलन छेड़ने के लिए मना लिया था। और आगे देखें, खिलाफत कमेटी ने मुसलमानों से कहा कि वो सेना में भर्ती ना हो और इसके लिए अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने व्यापक दमन चक्र का सहारा लिया हुआ था और खिलाफत आंदोलन अपने आप मूलभूत उद्देश्यों से क्या है सफल नहीं रहा। ठीक है, तो अपने मूलभूत उद्देश्यों में वो सफल नहीं रहा था, जो कि 3 मूलभूत उसके उद्देश्य थे, हमने देखा हुआ था। हमने बातें कर ली हुई थी कि भाई उसकी जमीन लौटा दी जाए, इबादत के लिए क्या उसको जमीन दे दी जाए, और वो खलीफा उसको घोषित किया जाए, भाई पूरे विश्व के जितने संसार के जो भी मुसलमान हैं उनके खलीफा घोषित किया जाए। ठीक है, तो वो अपने उद्देश्यों से जो मूलभूत उद्देश्य से उसमें क्या है वो सफल नहीं रहा था, आप कह सकते हैं भटक गया था। और जो मुद्दा था वो भी कब खत्म हो गया था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था भाई कि अब हमें असहयोग आंदोलन छेड़ना जाए। ठीक है, तो इस पे कांग्रेस भी सहमत हो गई थी। तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं और विशेष तौर पर आप देखेंगे व्यापक दमन चक्र का भी सारा ब्रिटिश सरकार ने लिया हुआ था। ठीक है, खिलाफत का प्रश्न जल्दी ही अप्रासंगिक हो गया। कब हो गया अप्रासंगिक, देखेंगे कि तुर्की की जनता जो है मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़ी हुई, अर्थात जैसे ही अंग्रेजों ने कहा कि अब जो है ये खलीफा का पद समाप्त होता है तो मुस्तफा कमाल पाशा वहां पे आते हैं
और नेतृत्व करते हैं और तमाम सारा यहाँ पे लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं तुर्की में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? 1922 में सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया गया। कमाल पाशा ने तुर्की के आधुनिकीकरण के लिए तथा इसे धर्मनिरपेक्ष रूप देने के लिए कई कदम उठाए। ठीक है, तो पहले एक धार्मिक राज्य था जो कि पूरे विश्व के पूरे संसार के मुसलमानों का लीडर था, एक तरह से खलीफा था, धर्मगुरु था। अब क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष रूप जो है उसने धारण कर लिया हुआ है। ठीक है, और आगे देखेंगे उसने खिलाफत इससे क्या होगा, खिलाफत समाप्त कर दी और संविधान से इस्लाम को निकालकर उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो एक तुर्की भी पूरी तरह से सुधर गया और यहाँ पे तमाम सारे अधिकार दिए गए थे, महिलाओं को अधिकार दे दिए गए थे, तमाम सारे सुधार किए गए थे, आधुनिकीकरण कर दिया गया था, रेलवे का रिफॉर्म, और आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बिजली, तमाम सारी चीजें जो हो रही थी, मतलब आप कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था। तमाम सारे महिलाओं को अधिकार दिए गए थे, बच्चों बूढ़ों का वहाँ पे तमाम सारी नीतियां बनाई गई थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये पूरी तरह से ये मुद्दा खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरी तरह से ये मुद्दा इस तरह से खत्म हो जाता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन के परोक्ष परिणाम क्या हुए, एक बार देख लो, हो सकता है आपसे, देखो मेंस में भी पूछे जा सकते हैं ये और पीटी में भी पूछे जा सकते हैं। क्या क्या परोक्ष परिणाम हुए इसके? देखो, मुसलमानों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होना सबसे बड़ी बात थी। आपने देखा हुआ था कि 1857 में शामिल हुए थे, 1905 में शामिल हुए। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही मुस्लिम लीग जो है उसका गठन होता है, इसके बाद में मुसलमान जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल अमूमन तो नहीं होते थे, अमूमन नहीं होते थे। लेकिन जैसे ही खिलाफत का मुद्दा आया, गांधी जी देखो दूरदर्शिता उनकी देखिए कि वो जो है हिंदू मुस्लिम एकता का बोलते थे ये सबसे अच्छा चरण है, और आप कह सकते हैं कि ये कहते थे कि भाई 1000 वर्षों में भी ऐसा नहीं होने वाला है, 1000 वर्ष लग जाएंगे तब भी हम हिंदू मुस्लिम को एक नहीं कर पाएंगे, ये वही मौका है कि अभी और इसी वक्त कर लिया जाए इसको। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में इनके शामिल हो गए थे और इस आंदोलन के फलस्वरूप देश के मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए थे। और उन दिनों देश में जो राष्ट्रव्यापी उत्साह और उल्लास का वातावरण था उसे बनाने में काफी हद तक जो है ये खिलाफत आंदोलन का इसमें योगदान रहा था। हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला हुआ था। इस आंदोलन के फलस्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता की भावना को बल मिला हुआ था और दोनों ने मिलकर विदेशी सरकार के से संघर्ष किया हुआ था और एक दूसरे की भावना का आदर किया हुआ था। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सांप्रदायिकता को बल मिला हुआ था, ध्यान रखना। ऐसा कहा जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा केवल मुसलमानों की एक मांग उठाने से धार्मिक चेतना की राजनीति में समावेश हुआ था और अंततः सांप्रदायिक शक्तियां मजबूत हुई थी। क्योंकि आप देखेंगे, हम अब बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, तब उसमें जिन्ना बार बार कहते हैं कि एक ऐसा टाइम आया हुआ है जब खिलाफत आंदोलन ऐसा समय है जब हिंदू मुस्लिम एक हैं और इसमें सिर्फ आप क्या है मुसलमानों के मुद्दों को लेकर मत चलिए। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो सांप्रदायिकता का विकास होगा। और देखना कि गांधी जी इसके बाद जिन्ना जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। जैसे ही असहयोग आंदोलन जो है चलता है, स्टार्ट होता है, और जैसे ही अपना रूपरेखा तैयार करते हैं गांधी जी और इसके खिलाफ होते हैं जिन्ना, इवन एनी बेसेंट भी खिलाफ होती है। ठीक है, कि भाई अगर आप यहाँ पे अभी देखना यहाँ पे जो भी यहाँ पे बातें होंगी, जैसे कि बहिष्कार की बात करी जाएगी, कानून का उल्लंघन किया जाएगा तमाम जगह, तो एनी बेसेंट कहती है कि अगर ऐसी अवधारणाएं आपने लोगों से के बीच में अभी विकसित कर दी तो क्या पता आजादी के बाद वे भी ऐसी अवधारणाएं जो है लोगों के बीच में विद्यमान रहें। ठीक है, तो एनी बेसेंट भी मना कर देती है, असहयोग आंदोलन से जुड़ती नहीं है। इधर इवन जिन्ना भी ऐसे बोलते हैं कि वर्षों बाद जो है एकजुट हुए हैं, तो इनमें क्या है सांप्रदायिकता के बीज ना बोए जाए, समान मुद्दों को लेकर चला जाए, खिलाफत को अलग रखा जाए और असहयोग को अलग रखा जाए। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते हैं और दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सांप्रदायिकता को भी काफी बल मिला हुआ था, सांप्रदायिक शक्तियां काफी मजबूत हुई थी। ठीक है, सांप्रदायिक शक्तियां काफी मजबूत हुई थी। तो ठीक है, यहां पे हमने इतना कर लिया हुआ है। ये बहुत छोटा सा ही वीडियो है एक खिलाफत आंदोलन, और इसके बाद में देखो जो हम लोग मुद्दे पढ़ेंगे वो असहयोग आंदोलन आपका मेन रहेगा। असहयोग आंदोलन जो है वो आपका मेन रहेगा, और इसके बाद में देखो तमाम सारे मुद्दे यहाँ पे रहेंगे। बड़ा मुद्दा है ये, इसमें इंग्लिश में भी रहेगा, तो इंग्लिश वाले को लिए पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी वाले दोनों लोग करेंगे। इसमें बाइलिंगुअल है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और कुछ हमने क्वेश्चंस भी लिखा है यहाँ पे कराए हुए थे,
कि किस तरह से खिलाफत आंदोलन से और इसके बाद में असहयोग आंदोलन, यहाँ पे प्रीलिम्स मेंस और आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने कराए हुए हैं। फिर स्वराज पार्टी की बात कर लेंगे यहाँ पे, फिर हम स्वराज पार्टी की बात कर लेंगे और इसके बाद में हम कुछ मुद्दे और देख लेंगे। तो कल हम लोग दो मुद्दे देखेंगे, कल हम लोग दो मुद्दे देखेंगे, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, सॉरी ये स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी, ठीक है, स्वराजवादी और परिवर्तन विरोधी, ठीक है, यहां पे हम लोग बात करेंगे। तो दो मुद्दे हम लोग डिस्कस करेंगे, असहयोग आंदोलन और स्वराजवादी तथा परिवर्तन विरोधी। इसके बाद में आगे तमाम सारे मुद्दे चलते रहेंगे। इसको हम जल्दी फिनिश करने वाले हैं, फिर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पे जल्दी ही आने वाले हैं, तो आप लोग बहुत परेशान नहीं होना। ओके, चलो भाई, बहुत विस्तार से मैं पढ़ा रहा हूं इससे कि आपका मेंस में भी कुछ काम आ जाए। हालांकि पीटी में इतना सारा हमने टाइम दिया हुआ है आपको, 30 घंटे दिए, मतलब इसमें आपका बखूबी मेंस भी हो जाएगा और प्रीलिम्स भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे, तमाम सारे मुद्दे हैं। ओके, ठीक है, इसको देखो और एटलीस्ट 2 बार देखो। फिर इसके बाद में आपकी 3 बजे भी क्लास है, और तो इसको देखते रहो। ओके, बाय बाय।